नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज और आपके साथ मैं अनु चौधरी और हमारे खास बुलेटिन आपका जिला आपकी खबर में आप सभी का स्वागत है। तो रादौर के गुमथला राव गांव में महान क्रांतिकारी मंगल पांडे की प्रतिमा का विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने वर्चुअल माध्यम से अनावरण किया। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा कि शहीद हमारे देश की धरोहर है। मेरा सौभाग्य है कि आजादी के आंदोलन की शुरुआत करने वाले प्रथम क्रांतिकारी मंगल पांडे की प्रतिमा का मेरे द्वारा अनावरण किया गया। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार से शहीदों को संवैधानिक रूप से शहीद का दर्जा दिए जाने की मांग की। इस मौके पर इंकलाब मंदिर के सदस्यों ने विधानसभा अध्यक्ष को शहीदों का चित्र भेंट कर सम्मानित किया। हरियाणा में 10वीं 12वीं के बाद 10 फरवरी से 9वीं तक के छात्रों के लिए भी स्कूल खोल दिए जाएंगे। स्कूल प्रशासन ने छात्रों के स्कूलों में वापसी के लिए तैयारियां पूरी कर ली हैं। स्कूलों में सैनिटाइजेशन, साफ सफाई की व्यवस्था को दुरुस्त किया जा रहा है। इसके साथ ही छात्रों को स्कूल पहुंचने पर कोरोना गाइडलाइंस की भी पालना करनी होगी। फिलहाल स्कूल प्रशासन की तरफ से थर्मल स्क्रीनिंग, बैठने के वैकल्पिक व्यवस्था की जा रही है। स्कूल आने वाले टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए वैक्सीनेशन भी जरूरी किया गया है। पहली से 9वीं कक्षा के जो विद्यार्थियों के लिए स्कूल खोले गए हैं, बहुत लंबे समय से ये मांग चल रही थी कि बच्चे स्कूल में नहीं, घर में नहीं पढ़ पा रहे हैं। स्कूल में आएंगे तो ही वो पढ़ पाएंगे। और मोबाइल, सरकारी स्कूल के बच्चों के पास मोबाइल उपलब्ध नहीं रह पाता है, इसलिए उनके लिए ऑफलाइन क्लासेस लगाना बहुत ज़रूरी हो गया था। और बच्चे घर में रह कर के पढ़ाई से दूर हो गए थे, पुस्तकों से दूर हो गए थे। तो ये सरकार का ये फैसला बहुत स्वागत योग्य है। सर, लेकिन कितना चैलेंजिंग है कि जैसे छोटे बच्चे मास्क नहीं लगा सकते, कोविड के जो नियम है उनका पालन नहीं कर सकते, कितना चैलेंजिंग है आपके लिए और कितना चैलेंजिंग है उन पेरेंट्स के लिए जो बच्चों को स्कूल भेजेंगे? वास्तव में चैलेंजिंग भी है ये, और हम इस चैलेंज को स्वीकार करने के लिए भी तैयार हैं कि हम अलग अलग बेंचेस पर एक एक बच्चे को आधी स्ट्रेंथ में बुलाएंगे कि आधे बच्चे एक दिन आए, आधे बच्चे एक दिन आए। बाकी ऑनलाइन पर जो नहीं आएंगे वो ऑनलाइन पढ़ेंगे। और वहीं फरीदाबाद में यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर बॉर्डर एरिया में हरियाणा पुलिस की तरफ से चौकसी बढ़ा दी गई है। एक तरफ जहां सड़कों पर नाकेबंदी की गई है तो वहीं यमुना में नाव से पेट्रोलिंग की जा रही है। फरीदाबाद से सटे नोएडा और ग्रेटर नोएडा के बीच यमुना में पेट्रोलिंग के दौरान तस्करों पर निगाहें रखी जा रही हैं कि चुनाव के मद्देनजर सीमावर्ती इलाके के शराब के सभी ठेके बंद करा दिए गए हैं और किसी तरह की कोई शराब की तस्करी या हथियारों को लाने ले जाने की घटना ना घटे, इसके लिए भी नाव से निगरानी रखी जा रही है। और देश के प्रधानमंत्री द्वारा 2014 से 2020 तक महंगाई दर कम होने पर दिए गए बयान को लेकर रतिया में जमीनी हकीकत जानने के लिए शहर के लोगों से हमारे संवाददाता अशोक ग्रोवर ने खास बातचीत की। सुनिए। देश के प्रधानमंत्री द्वारा बयान दिया गया है कि 2013 के बाद उन्होंने जो 2013-14 में महंगाई थी वो अब बिल्कुल कम कर दी है। हालांकि पीएम के इस बयान को जमीनी स्तर पे हमने लोगों से बातचीत की है, जरा आप भी सुनिए इस बयान को लेकर क्या कहना है। देखो जी, मोदी जी के बयान के ऊपर अभी क्या बोल सकते हैं, है ना। मोदी जी का तो काम ही है बड़े बड़े जुमले करके, झूठ बोल के जनता को मतलब अपने झूठे वादों के साथ मतलब झूठ बोलना उनका काम ही है जी। कुल मिला के इसका जैसे मान के चलो कि महंगाई की बात करते हैं तो जो सरसों का तेल है 200 रुपये लीटर हो गया है, पेट्रोल है 100 रुपये लीटर हो गया है। इससे हमें साफ पता लगता है कि महंगाई बढ़ रही है या कम हो रही है। देखो जी, प्रधानमंत्री के जो बयान है बेबुनियाद है। प्रधानमंत्री लगातार जुमलों की मशीन है। वो जब से सत्ता में आए हैं जुमले फेंक रहे हैं। 2013 से 2022 तक अगर हम एक तुलना करें महंगाई की, तो महंगाई एकदम डायन का रूप ले चुकी है। वो हर दिन निगलने का काम कर रही है आम जनताओं को, आम लोगों को। वो अपना बयान देकर जैसे डिक्टेटरशिप तानाशाह होता है, अपना बयान देकर अपना मीडिया को
लोगों के ऊपर थोपना चाहते हैं कि जो मैंने कह दिया, जो मैंने बोल दिया वही सत्य है और जो मैं बोल रहा हूँ वही लोग सत्य माने। आपने पीएम के बयान की बात की तो मैं पीएम के बयान पे ही आपको थोड़ा सा बोलूंगा, क्योंकि पीएम ने जो बयान दिया है ना, पीएम ने सिर्फ कांग्रेस पर फोकस किया है। तो इतने बड़े प्रधानमंत्री होते हुए जिनको पूरा देश, पूरी दुनिया मानती है कि ये वाकई पावरफुल इंसान है, बजट पे उन्होंने संसद में बोला। दुखनीय बात है, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस के ऊपर बोला और महंगाई कम करने के लिए उन्होंने बोला कि महंगाई कम हुई है। धरातल पर जाकर देखो कि पूरे देश में कहाँ महंगाई कम हुई है। पूरे इंडिया में जबरदस्त महंगाई है। बिल्कुल कम नहीं हुई। ये तो हमारे देश के जो प्रधानमंत्री मोदी साहब हैं उनका काम ही झूठ बोलना है। अब झूठ बोल के मान लो नीचे सतर पे आप देखे तो मान लो बेरोजगारी इतनी बढ़ रही है और लोग भूख से मर रहे हैं, तो ये कहते हैं महंगाई कम हुई है। अब महंगाई को लेकर पूरी ट्रेड यूनियन 28 मार्च और 29 मार्च को किसान, मजदूर, दुकानदार, कर्मचारी सब मिलकर एक बड़ी हड़ताल करेंगे, ये जो महंगाई के मुद्दे को लेकर। अभी आपने सुना कि यहाँ जो सच्चाई धरातल पर क्या है वो लोगों ने अपनी बयान की है। सभी लोगों का मानना है कि जो महंगाई है वो कम नहीं बल्कि आगे और बढ़ी है और आज के महंगाई के दौर में लोगों का जीना भी मुश्किल है। अशोक ग्रोवर, हरियाणा न्यूज, रतिया। जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में पेयजल की गुणवत्ता में सुधार किया जाएगा। पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय भारत सरकार की ओर से जल संरक्षण और स्वच्छता जल की दिशा में प्रयास शुरू हो गए हैं। जल संरक्षण और पेयजल आपूर्ति सुधारने के लिए पब्लिक हेल्थ विभाग ने बड़ा फैसला लेते हुए अनाधिकृत प्लम्बर्स की ओर से विभाग की पाइपलाइन से कनेक्शन करने पर पाबंदी लगा दी है। वहीं पेयजल पाइपों के लीकेज रोकने और पानी की गुणवत्ता सुधारने के लिए विभाग ने अभियान की शुरुआत की है। विभाग ने निर्देश जारी किए हैं कि पेयजल पाइपों में कनेक्शन करने वाले अनाधिकृत प्लम्बरों की धरपकड़ की जाएगी। और वहीं सिरसा में ग्राम पंचायत नाथुसरी कलां और युवा क्लब की ओर से छठे विशाल कॉस्को क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन बतौर मुख्य अतिथि बीजेपी के वरिष्ठ नेता एवं श्री बाबा ताराजी कुटिया के मुख्य सेवक गोविंद कांडा ने किया। इस मौके पर उनका जोरदार स्वागत किया गया। उद्घाटन मैच गांव बरासरी और नेजाडेला कलां की टीमों के बीच खेला गया। गोविंद कांडा ने सबसे पहले दोनों टीमों के खिलाड़ियों से परिचय हासिल किया और खेल भावना से खेलने के लिए शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि भाई गोपाल कांडा ने खेल मंत्री रहते हुए प्रदेश में नई खेल नीति लागू की थी और उसी नीति का देश के दूसरे राज्य भी अनुसरण कर रहे हैं। उन्होंने टूर्नामेंट आयोजन कमेटी को अपनी ओर से 31,000 रुपए की सहयोग राशि भेंट की। बता दें कि इस टूर्नामेंट में हरियाणा, पंजाब और राजस्थान की 70 टीमें भाग ले रही हैं। वहीं ऐलनाबाद उपचुनाव में साथ देने के लिए ऐलनाबाद की जनता का आभार व्यक्त किया है और कहा कि जल्द ही सीएम मनोहर लाल क्षेत्र की जनता का धन्यवाद देने के लिए आएंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि धन्यवाद रैली होगी, लेकिन अभी तिथि तय नहीं की गई है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के समक्ष क्षेत्र की प्रमुख समस्याएं रखकर उनका समाधान करवाया जाएगा। सेम की समस्या के लिए ऐलनाबाद क्षेत्र में 98 करोड़ रुपए का एक पायलट प्रोजेक्ट लागू किया गया है। अभी इस पर भी और काम होना बाकी है। साथ ही उन्होंने कहा कि जन सेवा के लिए राजनीति में आया हूं। धन्यवाद दौरे का एक इंतजार कर रहा हूं कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे एक रैली तो दे दी ऐलनाबाद के लिए, विकास के लिए, क्योंकि मुझे ऐलनाबाद के लिए और ऐलनाबाद हल्के के विकास के लिए काफी कुछ उनसे लेना है कि मेरा हल्का प्रोग्रेस करे। काफी दिनों से जो पीछे रह चुका है और काफी मुख्यमंत्री जी ने हमारे हल्के में काम किए हैं। चाहे आज सेम समस्या के लिए हमारे 98 करोड़ रुपए मंजूर, हमारे मुख्यमंत्री जी ने मुझे इनफॉर्मल विधायक घोषित किया हुआ है। मैं आपकी सेवा के लिए किसी प्रकार की कोई काम के लिए मैं कभी पीछे नहीं हटूंगा। तन मन धन से मैं और मेरा परिवार आपके साथ है। हमारी पार्टी के लोग, हमारी पार्टी पूरी, हमारे सीएम साहब, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई कमी नहीं आएगी आपके विकास में, आपके काम में। हम तन मन से आपकी सेवा करेंगे। जो आपने आशीर्वाद दिया इसके लिए मैं पूरे ग्रामवासियों का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। ये बहुत हमारे भाई गोपाल कांडा जी जब 2009 में एमएलए बने,
बाबा जी की कृपा से मंत्री बने तो उनके पास खेलों का ही मंत्रालय मिला और उन्होंने खेलों के अंदर वो घोषणाएं करी जो आज तक पूरे हिंदुस्तान में किसी ने नहीं की। उन्होंने कहा अगर मेरा कोई हरियाणा से खिलाड़ी निकलेगा तो उसको 1 करोड़ रुपया, तो उस गांव को 25 लाख रुपया और डीएसपी तक के पद देने की घोषणा भाई गोपाल कांडा जी ने की हुई है और आज उसी घोषणा पे हमारा हरियाणा अमल करता आ रहा है। मैं आज सुबह के अखबार पढ़ रहा था कि हमारे हरियाणा के 3 खिलाड़ी जिन्होंने अभी जो नेशनल बच्चा क्रिकेट टूर्नामेंट के अंदर आज हमारे आए हैं अंडर 19 में, तो मैं उनको भी बधाई देता हूं मेरी तरफ से, मेरे परिवार की तरफ से। और बल्लभगढ़ में आंगनवाड़ी कर्मचारियों ने बुधवार को अपनी 7 सूत्रीय मांगों को लेकर कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा के कार्यालय के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान कैबिनेट मंत्री की गैर मौजूदगी में उनके बड़े भाई टिप्पर चंद शर्मा को अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपा। टिप्पर चंद शर्मा ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को भरोसा दिलाया कि वे उनकी मांगों को कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा तक पहुंचाएंगे, साथ ही वो उनसे अनुरोध करेंगे कि उनकी मांगों को मुख्यमंत्री तक पहुंचाए। वहीं आंगनवाड़ी कर्मचारियों का कहना है कि मांगे पूरी होने तक प्रदर्शन जारी रहेगा। वहीं नीलोखेड़ी में भी आंगनवाड़ी कर्मचारियों का विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। इस दौरान आंगनवाड़ी कर्मचारियों ने विधायक धर्मपाल गोंदर के आवास का घेराव किया। 1500 रुपए की कोई आंगनवाड़ी की, तो काफी दिन से लोग बेचारी आई हैं, तो पहले भी आई थे एक बार और मंत्री जी आज मौजूद नहीं है ऑफिस पे, चंडीगढ़ बैठक चल रही है। पूरी मांग को पूरी करवाएंगे और जो जो बहनों की मांग है उस पर मंत्री भी आगे करेंगे। सिरसा में चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी के गेट के बाहर छात्रों ने धरना प्रदर्शन कर परीक्षाओं के बहिष्कार का ऐलान किया है। छात्रों का कहना है कि कोरोना काल के चलते लंबे समय से छात्रों की पढ़ाई प्रभावित हुई है। ऐसे में छात्रों ने मांग की है कि उन्हें ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से परीक्षा देने का विकल्प दिया जाए, साथ ही तैयारियों के लिए और समय दिया जाए। छात्रों ने मांगे नहीं माने जाने पर कॉलेज गेट बंद रखकर प्रदर्शन करने की भी चेतावनी दी है। ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ, ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ, ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਯਕਦਮ ਖੋਲਦੇ ਆ, ਇੱਕਦਮ ਕੋਈ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲੀ ਹੁੰਦੀ, ਕੋਈ ਟੀਚਰਾਂ ਨਾਲ ਸਟੂਡੈਂਟਾਂ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਡੇਟ ਸ਼ੀਟ ਜਿਹੜੀ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ 10 ਫਰਵਰੀ ਦਾ 10 ਕੁ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਟੂਡੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ 20 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ 10 ਦਿਨ ਲੇਟ ਪੇਪਰ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਟੂਡੈਂਟਾਂ ਦੀ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਟੁੱਟੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ ਵੀ ਲੈ ਰਹੇ ਸੀ, ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਐਗਜ਼ਾਮ ਵੀ ਲੈ ਜਾਣ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਮੰਗਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਆਪ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਬਾਈਕਾਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਰਾ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਗੇਟ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਬਾਈਕਾਟ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। 10 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਕੱਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜੇ ਸਟਾਰਟ ਨੇ ਅਸੀਂ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਗੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਬੰਦ ਰੱਖਾਂਗੇ। इंद्री नगर पालिका प्रशासन द्वारा अतिक्रमण को लेकर कार्रवाई की गई। काफी लंबे समय से शिकायतें आ रही थी कि दुकानों के आगे रखे सामान और मोटरसाइकिल खड़ी करने की वजह से आमजन का शहर में निकलना मुश्किल हो रहा है। दुकानदार अपनी दुकानों के सामने सड़क पर सामान रख देते हैं, जिससे काफी सड़क ब्लॉक हो जाती है। नगर पालिका सचिव मोहित कुमार ने बताया कि 20 दुकानदारों पर कार्रवाई की गई है। सड़क पर रखे सामान को जब्त कर लिया गया है। नगर पालिका सचिव ने बताया कि जब ये दुकानदार जुर्माना अदा करेंगे तभी जब्त किया गया सामान इनको वापस किया जाएगा। शहर में अतिक्रमण किया हुआ, जिस कारण लोगों को आने जाने में बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। बस उन्हीं परेशानियों को दूर करने के लिए आज ये कार्रवाई की। बहुत बार पहले बोला जा चुका है कि आप लिमिट में रहो, लेकिन ये लोग नहीं मान रहे थे, इसलिए आज ये कार्रवाई करनी। तो हमने इनको हिदायत दी है कि आप जल्दी से अपना जो अतिक्रमण आपने किया हुआ है इसको पीछे कर लें, नहीं तो फिर हमें कार्रवाई करनी पड़ेगी। लगभग 20 दुकानों के ऊपर कार्रवाई की है। गोहाना में रेलवे डीआरएम डिम्पी गर्ग ने रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया। डीआरएम ने मौके पर रेलवे ट्रैक, सिग्नल और स्टेशन पर सभी सुरक्षा मानकों की बारीकी से जांचा।
और यात्रियों से बातचीत कर समस्या जानी। यात्रियों ने डीआरएम से ट्रेनों की संख्या बढ़ाने और स्टेशन पर साफ पीने के पानी की व्यवस्था करने की मांग की है। डीआरएम ने यात्रियों की मांगों को आला अधिकारियों तक पहुंचाने का आश्वासन दिया है। साथ ही डीआरएम ने बताया कि रेलवे के रोहतक पानीपत रूट पर इलेक्ट्रिक ट्रेन चलाने की योजना है। इसके लिए रेलवे ने रोहतक पानीपत ट्रैक को इलेक्ट्रिक भी कर दिया है। इलेक्ट्रिक ट्रेन चलाने के लिए सीआरएस से डेट मांगी हुई है। सीआरएम ट्रैक का निरीक्षण के बाद ही इलेक्ट्रिक ट्रेन चलाई जाएगी। पानी की है जी, अरे गाड़ी चल रही नहीं है। अरे गाड़ी की करी है जी, जो गाड़ी जो है ना ये रोहतक आध घंटे रुक कर फिर वापस आ जाती है ना, तो रोहतक का काम करते हैं। एक शाम को चलानी चाहिए, एक सुबह चलानी चाहिए। दिल्ली का यहाँ से कैसे जाए, दिल्ली जाना है जी, सवेरे गाड़ी का तो कोई टाइम है नहीं। हाँ ये है जी। तो पानी की भी दिक्कत है? पानी की भी दिक्कत है, पीने का पानी है ही नहीं यहाँ। इंस्पेक्शन कर रहा हूँ जगह जगह जाके, तो इस सेक्शन का भी सेफ्टी इंस्पेक्शन करा जा रहा है। जो लोग कार्य करते हैं उनकी क्या नॉलेज है, उनकी पर्याप्त नॉलेज है या नहीं है, रिकॉर्ड कीपिंग ठीक से कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, ऑपरेशन सही से कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, जो ट्रैक है वो सही मेंटेन हो रहा है नहीं हो रहा है, सिग्नलिंग सिस्टम्स हैं वो सही है नहीं है। तो बेसिकली जितने भी सेफ्टी से रिलेटेड चीज़ें हैं उन सबका इंस्पेक्शन कर रहा हूँ और चेक कर रहा हूँ कि कोई गलती जो कमियां हैं उनको ठीक करवाया जाए, जिससे कि कोई हादसा ना हो सके। सर एक ये जो अपनी इलेक्ट्रिसिटी वाली लाइन थी, ये लगभग काम पूरा हो गया, कब तक पूरा हो पाएगा? उम्मीद है इसी महीने में हो जाना चाहिए इसका सीआरएस। अब वो सीआरएस आपको डेट देनी है, जब वो दे देंगे तब इसका हम लोग इंस्पेक्शन करवा देंगे तो चालू हो जाएगी लाइन। तो गोहाना में रेलवे डीआरएम डिम्पी गर्ग ने रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया और डीआरएम ने सुरक्षा मानकों का जायजा लिया। वहीं यात्रियों के परेशानियों को भी उन्होंने सुना। साथ ही उन्होंने कहा कि जल्द ही यात्रियों को जो भी परेशानियां आ रही हैं उन्हें जल्द से जल्द पूरा किया जाएगा। अंबाला कैंट में सिविल हॉस्पिटल के दंत रोग विभाग ने बड़ी कामयाबी हासिल की है। यहां सर्जनों की टीम ने पीजीआई की तर्ज पर टूटे जबड़ों में प्लेट डालकर सही करने का काम शुरू किया है। यहां की टीम हादसा और चोट लगने से टूट चुके जबड़ों की सर्जरी करके पहले की तरह कारगर बनाने में लगी है। छावनी सिविल अस्पताल में शुरू इस सेवा का लाभ उठाने के लिए जबड़ों की समस्या से जूझ रहे मरीज अंबाला ही नहीं, चंडीगढ़, पंजाब और यूपी से आना शुरू हो गए हैं। सर्जरी करने का श्रेय सिविल अस्पताल के सर्जन डॉक्टर ईश्वर गोयल और डॉक्टर गौरव शर्मा को मिला है। पहले इन सर्जरीज के लिए पेशेंट्स को डॉक्टर ईश्वर गोयल द्वारा यहां पर ऑपरेट किया जाता था, जो कि इसी अस्पताल में मुख्य शल्य चिकित्सक के पद पर हैं। और जो और जटिल केसेस होते थे उन केसेस के लिए हमें उस मरीज को या तो पीजीआई चंडीगढ़ या पीजीआई रोहतक भेजना पड़ता था। लेकिन अब हम 2 ओरल सर्जनों के कारण हमारी टीम वर्क हो गया और हम यहाँ से कोई मरीज रेफर नहीं होता और यहीं पे सबको पूर्ण इलाज दिया जाता है। अब लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ हम एक डेंटल इम्प्लांट होता है जी हमारे, वो हम शुरू करने जा रहे हैं। शायद हफ्ते से 10 दिन में वो शुरू हो जाएगा, जिसकी बार कॉस्ट 40 से 50 हज़ार तक कॉस्ट है। यहाँ पे सिर्फ हमारी लिमिटेड कॉस्ट, हमने सिर्फ इम्प्लांट की कॉस्ट रखी है। वो सर्जरी बिल्कुल फ्री है, वो 3 से 4 हज़ार रुपये का इम्प्लांट पेशेंट। और फतेहाबाद में ट्रैफिक पुलिस ने चालान अभियान चलाया हुआ है। अभियान के तहत लाल बत्ती चौक पर वाहनों के कागजातों की जांच की गई और चालान काटे गए। इस दौरान एक बुलेट सवार का हेलमेट, ट्रिपल सवारी कागजात और लाइसेंस से पटाखे बजाने को लेकर 22,000 रुपए का चालान काटा गया। इस दौरान पुलिस ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि बुलेट बाइक के साइलेंसर को मॉडिफाई ना करवाएं, क्योंकि लगातार ऐसे अभियान चलते रहेंगे। और पानीपत के शिवाहा बाईपास के पास देर रात डकैती की योजना बना रहे एक गैंग को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सीआईए 3 इंचार्ज अनिल चिल्लर ने बताया कि बदमाश बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे। अनिल ने बताया कि यह गैंग काफी समय से सक्रिय थी। उन्होंने बताया कि बदमाशों के पास से एक अवैध पिस्तौल, 2 सरिये और इसराना क्षेत्र से
चोरी किया गया ट्रैक्टर बरामद किया गया है। अनिल ने बताया कि आरोपियों को कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लिया जाएगा। फतेहाबाद के राजीव कॉलोनी में एक प्रॉपर्टी डीलर पर अपने ही बुजुर्ग पार्टनर को दुकान पर बुलाकर बुरी तरह से पिटाई का मामला सामने आया है। मारपीट की यह पूरी तस्वीर सीसीटीवी में कैद हो गई। मारपीट का आरोप शहर के बीगड़ रोड स्थित डीलर पर लगा है। बताया जाता है कि आरोपी प्रॉपर्टी डीलर ने बुजुर्ग प्रॉपर्टी डीलर से 10 लाख रुपए ऐंठ लिए और जब पैसा मांगने किया तो उसने बुजुर्ग के साथ जमकर मारपीट की। फिलहाल पीड़ित बुजुर्ग प्रॉपर्टी डीलर की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया और मामले की जांच की जा रही है। मिट्टी पत्तों में बुला के ना अपनी दुकान पे बुलाया, कहता है आते को ना प्लाट तेरे छोटे लड़के को प्लाट ले देते हैं, मैं रजिस्ट्री करवाता हूँ, तू मेरी दुकान पे आ। इसने फिर दुकान में बंद करके अच्छी तरह मेरे पापा के साथ अपाइज है, मेरे पापा चला नहीं जाता, अपाइज गिर के मारा है। उसकी वीडियो भी है मेरे पास, वीडियो सीडी भी बनाई हुई है मैंने, सीएम विंडो पर भी डाली हुई है। क्या मांग है आपकी? हमारी मांग है इसको सख्त सख्त हमारे 10 लाख रुपए दिवाई जाए, जो है वो तो है ही है नहीं। और जो इसने मारा है ना हमारे पापा को पाई जाए, जिस तरह से मारा ना उसका। और वहीं फतेहाबाद में तेज रफ्तार कार का कहर देखने को मिला। लघु सचिवालय के पास तेज रफ्तार कार ने एक स्कूटी सवार महिला को टक्कर मार दी, जिससे वो गंभीर रूप से जख्मी हो गई। इस टक्कर में कार और स्कूटी दोनों बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। वहीं इस हादसे की तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हो गई। फिलहाल महिला का अस्पताल में इलाज चल रहा है और उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है। एक गाड़ी और एक स्कूटी में टक्कर हुई, जो कि मौके पे लड़की को चोट लगी है। लड़की को सामने हॉस्पिटल में रेफर कराया गया और काफी चोट लगी थी लड़की को। तो कब की घटना है ये? कल शाम 6:30 बजे की है जी। तो टक्कर कैसी हुई थी? टक्कर बहुत भयानक हुई है सर। रेवाड़ी में बुधवार को 2 दर्दनाक सड़क हादसे देखने को मिले, जहां नारनौल मार्ग पर पाली फाटक के पास एक बस और पिकअप की टक्कर हो गई। इस हादसे में कॉलेज क्रिकेट टीम के 10 खिलाड़ी घायल हो गए, जिन्हें ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया गया। वहीं दूसरा हादसा अटेली के पास हुआ, जहां रॉन्ग साइड से आ रही कार ने कुछ लोगों को टक्कर मार दी। इस हादसे में एक दंपति की मौत हो गई और कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें रेवाड़ी के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए नागरिक अस्पताल भिजवा दिया। रोहतक में जींद रोड पर देर रात एक कार को तेज गति से आ रही इनोवा ने पीछे से टक्कर मार दी। इस हादसे में कार सवार 4 लोग घायल हुए, जिन्हें इलाज के लिए पीजीआई रोहतक में भर्ती करवाया गया। हालांकि कार को देखने से लगता है कि यह एक बड़ा हादसा रहा होगा। जानकारी के मुताबिक सभी कार सवार बावल से कुरुक्षेत्र की ओर जा रहे थे और इसमें बच्चे भी सवार थे।